वेलकम बैक एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में फोर्स निकालने के सारे तरीके, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए मेरे साथ मिलके। एक ये क्वेश्चन मुझे और लगा आप लोग को बताना चाहिए, तो मैंने इसको बोर्ड पे लिखा है। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए और मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1 2 3 हो गया होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा है एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज जिसका मास है 2 ग्राम, एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 0.5 टेस्ला। ठीक है, 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर किया। कैसे एंटर किया? परपेंडिकुलरली। इसका मतलब समझे था यार? इसका मतलब हुआ कि V और B के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक। स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 5 मीटर पर सेकेंड। आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन में निकालने क्या तरीका होता है? फोर्स अपॉन मास। आई थिंक यही होता है। फोर्स निकालने, मास से डिवाइड करते एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। फोर्स क्या है यहां पे? क्यू वी वी साइन थीटा अपॉन मास कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम कैसे लिखेंगे? 2 × 10⁻³ kg। ऐसा यूनिट में सब लिखेंगे। सबकी वैल्यूज रखते हैं। चार्ज 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई b 0.5 टेस्ला मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है? साइन 90 अपॉन मास कितना है? 2 × 10⁻³ आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक 5 और 5 2.5 डिवाइडेड बाई 2 1.25 के आसपास लगभग आएगा। 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका एक्सेलरेशन। आई होप सबका यही आया होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन हो गया होगा। आइए थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जनरल बातें कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। हमने अभी तक यही देखा कि फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स, वो बराबर है Q × V क्रॉस B। जिसका मतलब कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं, इसका मतलब है फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। ठीक, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलूं ये चार्ज है, इसकी वेलोसिटी है यहां पे, तो इस पे फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही होगी, कहीं भी लगे, ऊपर नीचे जो भी हो। तो हम अपना राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इससे निकाल लेंगे। आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए फोर्स ऐसे काम कर रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक छोटे से इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा? अरे भैया, वेलोसिटी चेंज हो सकती है आगे, अगर किसी और पाथ में जा रहा होगा तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाए। मैं एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए बात कर रहा हूं, मान लो dt टाइम के लिए आपसे बात कर रहा हूं कि छोटे से टाइम पीरियड पे ये चार्ज, अगर वेलोसिटी इधर है तो इसका छोटा डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब इस चार्ज का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी ds इस डायरेक्शन में है, फोर्स लग रही है यहां पे। इतनी बात आप लोग को क्लियर हुई? अब मुझे बताइए, यहां पे वर्क डन कितना है? फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन निकालो बाय मैग्नेटिक फोर्स, आप बोलोगे वर्क डन होता है F डॉट ds। इसी को हम लिखेंगे F ds cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा। थीटा कितना है यहां पे? ये तो परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री पे थे, यानी F ds इंटू 0 cos 90 कितना? 0। तो F ds 0 यानी वर्क डन आया आपका 0। क्या समझ में आया? ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज, यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। ये हर कंडीशन के लिए ट्रू है। ठीक।
अच्छा जरा सोचिए इस बारे में, फोर्स लग रही है, ठीक, पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, वर्क डन कैसे जीरो हो गया? ठीक, अच्छा थोड़ा और सोचिए। चलिए मान लिया ये कॉस थीटा, मतलब एंगल हमने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल था। चलिए मान लेते हैं वर्क डन ठीक है, हमारा जीरो निकल के आया। वर्क डन जीरो का मतलब क्या हुआ? कुछ इससे क्लियर हो रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? वर्क डन जीरो का मतलब क्या हुआ? याद कैसे आएगा? 11th क्लास की बात है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम मार्क्स पे नहीं पढ़ाया जाता, यही पढ़ाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, अच्छी बात है, मैं याद दिलाता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती थी वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस या ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहती थी वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? तो जी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स अभी अभी निकाला, जीरो है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा जीरो के। क्यों? क्योंकि हमने देखा वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, ये निकाला है, ठीक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो से क्या समझ में आता है आप लोग को? आप लोग कहोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी थी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाँ, इसका मतलब क्या है? यार मास तो चेंज होगा नहीं पार्टिकल का। जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका मास तो बदलेगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv², मास बदला नहीं, हाफ तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब स्पीड जरूर कांस्टेंट रही होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी सेम आई है। समझ लो, स्पीड कांस्टेंट रही होगी, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी बता रहा हूं क्यों नहीं कर रहा हूं। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ये बता रहा है हमें चीख चीख के कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर है। इसका मतलब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड नहीं बदलेगी, उस पर जितना मर्जी फोर्स लगा लो, ठीक। यार ये कैसे पॉसिबल है? एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा हमने, QVB sin थीटा, यानी फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो स्पीड कांस्टेंट कैसे है भाई साहब? सोचो। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था क्या? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता था? फोर्स तो एक्ट करती थी, एक्सेलरेशन तो होता था, पर स्पीड कांस्टेंट हो सकती थी अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर स्पीड कांस्टेंट दिखा रहा है फोर्स के लगने के बावजूद, तो इसका मतलब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। यही आपका आने वाला टॉपिक है, क्या? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी हम पहले ही इधर ही समझ चुके हैं कि कुछ भी होगा तो सर्कुलर पाथ ही। इतनी बात क्लियर हुई? जरा इसको नोट करो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा रहेगा। ठीक, चलो सबसे पहला केस इसमें हम लोग देखते हैं।
केस 1 ले लेते हैं इसको, केस 1 थोड़ा अच्छे से लिख दूं, केस 1। हाँ बहुत अच्छे से लिख दिया, राइटिंग तो कमाल की है। हाँ बताइए, अच्छा हाँ केस 1 क्या करते हैं हम कि वही पुराना वाला केस उठाते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग यानी पैरेलल या अपोजिट यानी एंटी पैरेलल, ठीक, आप उल्टी दिशा में इसको अगर चलाने की कोशिश करो, इसका मतलब केस 1 हमारा हुआ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, v इज पैरेलल टू b, थीटा 180 का मतलब हो गया v इज एंटी पैरेलल टू b। एंटी पैरेलल दिखाने के लिए b के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है, b के आगे भी लगा सकते हो, दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो अगर थीटा 0 यानी पैरेलल, थीटा 180 यानी एंटी पैरेलल है, तो हमने देखा था फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बराबर थी QVV साइन थीटा। दोनों ही केस में लगाओ, एक बार 0 डिग्री रखो, एक बार 180 डिग्री रखो, दोनों में ही क्या आएगा आपका, मैग्नेटिक फोर्स आएगी 0। फोर्स 0 तो ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, यानी पार्टिकल कैसा निकल जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, कहीं इधर उधर नहीं टकराएगा, स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा, ठीक। केस 1 क्लियर हुआ। क्या बोला केस 1 में, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो फोर्स लगती है 0, फोर्स नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, पार्टिकल सीधा सीधा निकल जाएगा। आप लोग ये नोट कीजिए, नेक्स्ट केस बताते हैं। वो नोट हो गया होगा तो आप लोग का केस 1। केस 2 देखते हैं इसमें, केस 2। इस बार क्या करो, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम लोग, ठीक। जैसे मान लो इस बार मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के दिखाता हूं, ये क्रॉस यानी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अच्छी बात है, ठीक। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल को मान लो एंटर करवा दिया v वेलोसिटी से, ये चार्ज पार्टिकल एंटर किया v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल है यहां पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है प्लेन के अंदर, वेलोसिटी है यहां पे, यानी ये लगभग कुछ आपको समझ में आ रहा है, पैरेलल टाइप वो है, परपेंडिकुलर टाइप है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। यानी केस 2 क्या हो गया हमारा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब v इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक। अच्छा, अब जरा बताइए इसमें फोर्स कहां लगेगी, अगर लगेगी तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी, साइन थीटा यहां 90 डिग्री है, यानी QVB नाम की फोर्स लगेगी ही लगेगी, ठीक। तो कैसे निकाल देते, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करें, आइए करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये घुसाया मैंने अंदर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इस तरफ है, थंब पे मैंने उसको रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल थंब पे, मेरा पाम कहां फेस कर रहा है, अपवर्ड, क्लियर हो रहा है। फिंगर्स बोर्ड के अंदर, ठीक, ये इधर, ठीक, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और थंब अपवर्ड, सॉरी पाम अपवर्ड, पाम अपवर्ड है, इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, ये लगी इस पे ऊपर की तरफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, वेलोसिटी इधर जा रही है, फोर्स इधर लग रही है, तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद चल के, ये बेचारा ऐसे जाना चाहता था ऐसे, पर ये थोड़ा सा ऐसे अपना पाथ को बदल लेगा, ठीक। मान लीजिए यहां पे आ चुका है,
अब यहां पे एक इंस्टेंट पे मैं बोलूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये रही वेलोसिटी। यहां पे देखते हैं चार्ज पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है। ये चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे यहां पे। फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो पाम कहां फेस कर रही है, अब इस तरफ, इधर इधर, तो ये फोर्स लगेगी इधर, ठीक, ये फोर्स लगी इधर, ये फोर्स इधर लग रही है, वेलोसिटी इधर जा रही है, तो ये फिर से थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। मान लीजिए यहां पे एक इंस्टेंट पे बात करूं तो वेलोसिटी जा रही है इधर, ये रही वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की। यहां पे वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स कहां लग रही है, ऐसे, फोर्स लग रही है ऐसे। तो ये चार्ज पार्टिकल फिर से घूम के यहां आ जाएगा, थोड़ा रास्ता भटक जाएगा फोर्स की वजह से। इस इंस्टेंट पे बात करूं तो वेलोसिटी इधर, ठीक, फिर से वही, फिंगर्स अंदर, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन, फोर्स नीचे की तरफ, ये लगी फोर्स, तो ये फिर से अपना रास्ता भटक जाएगा और ऐसे करते 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 आ जाएगा वापस अपनी जगह पे। तो ये क्या करा इसने, एक सर्कुलर पाथ ट्रैवर्स किया। कैसे घूमा ये, एक सर्कुलर पाथ में घूमा, ठीक, गोल गोल घूमना शुरू किया, ठीक। इसकी ट्रैजेक्टरी क्या हुई, ट्रैजेक्टरी जो हमें दिखाई दे रही है वो हुई सर्कुलर, ठीक, गोल गोल घूमना शुरू किया। समझ में तो आ गया होगा कैसे इसको मैंने घुमाया, फोर्स कब कब मैंने लगाई, ठीक। ध्यान से देखिए, ये सारी फोर्सेस जो हैं ये इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। ये सारी फोर्सेस कहां लग रही है, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक। सर्कुलर मोशन में फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, कौन सी फोर्स होती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही। सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स तो शुरुआत से नहीं होती, कोई दूसरी फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है ताकि वो सर्कुलर मोशन में घूमे। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं, ठीक। दूसरी बात, एग्जाम्पल, जैसे अर्थ सन के आसपास घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तभी सर्कुलर पाथ में है। वैसे एलिप्टिकल है लेकिन मान के चलो गोल तो घूम ही रही है, हिंदी में बात करते गोल, है ना, हिंदी में एलिप्स नहीं होता। तो गोल घूम रही है, गोल कैसे घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। कौन प्रोवाइड करवा रहा है, तो जी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए। यहां पे कौन करवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी इस सर्कुलर मोशन के लिए मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक। आइए इस चीज को देखें, यानी मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। मैग्नेटिक फोर्स ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है इस केस में, अच्छी बात है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे, क्योंकि यहां पे हर जगह परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा तो हो गया 90 डिग्री, साइन 91, तो आप बोलोगे हो गया क्यू वी बी, ठीक, जो कि बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। कक्षा 11 सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv² अपॉन आर, क्या, mv² अपॉन आर, ठीक। अच्छा, इधर ये वेलोसिटी है v² से ये v गया, r को उधर भेजो, qb को नीचे भेजो, तो r बराबर आया mv अपॉन qb। ये है आपका रेडियस, क्या निकल के आया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये पार्टिकल कितना बड़ा या कितना छोटा रेडियस देगा, कितना बड़ा या कितना छोटा रेडियस देगा सर्कुलर पाथ का, वो वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। R इक्वल टू mv अपॉन qb,
और इसको प्लीज याद कर लेना, याद अच्छे से है। R बराबर mv अपॉन qb, जरूरी फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी में आपसे मैं टाइम पीरियड पूछूं तो, अरे भाई साहब ये यहां से मान लो चलना शुरू किया, गोल घूम के वापस अपनी जगह पे आया, तो एक टाइम पीरियड होगा इसका, कुछ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। गोल घूम के अपनी जगह पे वापस आने को बोलेंगे टाइम पीरियड। पेंडुलम अपनी जगह पे जैसे घूम के वापस आया था तो टाइम पीरियड, ये यहां से ये घूम के वापस आए तो टाइम पीरियड। अगर मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या, तो आप बोलोगे यार टाइम होता है बराबर, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे 4। अच्छा डिस्टेंस कितना चला होगा, डिस्टेंस कितना चला होगा, ये यहां से घूम के वापस इधर आया है, तो ये सरकमफेरेंस कवर कर रहा है पूरा सर्कुलर पाथ का, सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस कवर कर रहा है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। ए सर सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी नहीं, सरकमफेरेंस बता रहा हूं, 2 पाई r सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है। अच्छा इसमें अगर मैं r की वैल्यू रख दूं तो जो यहां से निकाली है, t बराबर हो गया 2 पाई अपॉन v, यही रखते हैं, r की जगह mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। एक सेकंड में देख लो आप लोग को ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ विजिबल है, ठीक है। अच्छा यहां से v कैंसिल करो तो टाइम पीरियड निकल के आया 2 पाई m अपॉन qb, 2 पाई m अपॉन qb। ये क्या है आपका टाइम पीरियड, ये है रेडियस, इसको याद कर लीजिए। टाइम पीरियड और रेडियस इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्या निकल गया है टाइम पीरियड, 2 पाई m अपॉन qb। ठीक, टाइम पीरियड को जरा आप लोग ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई टर्म ही नहीं है, टाइम पीरियड में वेलोसिटी का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए वेलोसिटी आप जितनी ज्यादा देंगे रेडियस उतना बड़ा होगा, यानी आपने जितनी तेजी से किसी पार्टिकल को फेंका वो उतना बड़ा ऐसे सर्कल मार के वापस आएगा, और छोटी सी वेलोसिटी देंगे तो ऐसे घूम के छोटे से सर्कल में वापस आ जाएगा। क्या समझ में आया, वेलोसिटी जितनी ज्यादा दोगे रेडियस उतना बड़ा होगा, उतना बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक, ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी दोगे उतना बड़ा रेडियस लेके आएगा, पर समय उतना ही लगेगा जितना छोटे सर्कल के लिए लगना चाहिए। क्या कहा मैंने कहा आपने चार्ज पार्टिकल को फेंका, स्लो स्पीड से फेंका, मान लीजिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूं 3 सेकंड लगाया उसमें, एग्जांपल के लिए आपने स्लो स्पीड से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका और उसने छोटा सा सर्कल लेके वापस यहां तक आने में 3 सेकंड लगाए। वहां पर मार झोंकम झोंक एकदम फेंका एक चार्ज पार्टिकल को तेज, ठीक, ये स्पीड में फेंका, ये जाएगा और बड़ा सर्कल लेके आएगा। क्यों, क्योंकि v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी जितनी ज्यादा दोगे रेडियस उतना बड़ा मिलेगा इसको। ठीक, तो ये घूम के जब बड़ा वाला रेडियस लेके वापस आएगा तो भी उसको टाइम कितना लगेगा, 3 ही सेकंड लगेगा। ठीक, क्योंकि बड़े रेडियस के लिए उसने 3 सेकंड लिए, वेलोसिटी तेज थी, ये बड़े सर्कल में तेज 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 घूम के 3 सेकंड में आ गया, और छोटे में क्या हुआ, धीरे 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 घूम के वापस, टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। तो टाइम पीरियड यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, आप लोग इसको नोट कीजिए, हो गया नोट आप लोग का। चलिए ठीक है, आज फिर यही रैप अप करते हैं।
आप लोग इस चीज को समझिएगा, कैसे कराया, क्या कराया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके बेसिस पे। आपको फ्रीक्वेंसी और भी चीजें निकालना सिखाऊंगा मैं इसी के बेस पे। बस ये 2 फॉर्मूले आपके लिए जरूरी है, ठीक। अच्छे से पढ़िए, याद करिए, आगे मिलेंगे। थैंक यू, बाय।